जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं 130वां यानी 130th संविधान संशोधन के बारे में। ये जो संशोधन है काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी विवाद इसको लेकर है। ये बेसिकली है क्या, आप समझे बात को। देखिए, वर्तमान में ऐसा संशोधन करने का प्रयास किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का भी क्यों ना हो, अगर उस पर कोई गंभीर आरोप लगता है और उसके लिए उसे गिरफ्तार करते हैं तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अभी आपके सामने कई ऐसे मामले होंगे, किसी मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगा, उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भी उसने इस्तीफा नहीं दिया। इसको देखते हुए संविधान में ये परिवर्तन, संशोधन करने की बात उठी है। अब देखिए, ये जो बिल है, ये बिल बेसिकली है क्या, इसमें क्या प्रावधान है ना, इसको लेकर क्या विवाद है, क्यों इसमें विवाद है और इसके आने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अंत में निष्कर्ष हम समझेंगे कि बेसिकली आपका जो बिल है इसको किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या परिवर्तन जो हो रहे हैं वो परिवर्तन देश के लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए आवश्यक है या नहीं। सभी बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है सभी के लिए है। सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में संविधान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, ये बिल देखिए पेश हो रहा है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। इसको लेकर काफ़ी विवाद है। संसद में जो इसके अपने अपोजिशन लीडर हैं काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं। अमित शाह जी ने इसको बिल को पेश किया था तो काफ़ी हंगामा हुआ था। देखिए, हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप, वहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है टेस्ट पास नाम से, जिसकी प्राइस है मात्र 49 रुपीज़। इस प्राइस में आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, व्यापम, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मात्र 49 में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है और वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेज करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, बढ़िया प्रैक्टिस कर पाइए। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते। देखिए, तो हमने शुरुआत में कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं 130th यानी 130वां संविधान जो संशोधन है इसके विषय में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो बिल है ये इसको पेश कर दिया गया है ना, जो आपका 130वां संविधान संशोधन है, ये विधेयक जो बिल है 25 में इसको पेश कर दिया गया है। अब बेसिकली इसके बारे में कहा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस बिल भी इसे कहा जा रहा है। देखिए, कई क्वेश्चन बनेंगे इससे, है ना, कि 130th संविधान संशोधन किसके बारे में था, कब लॉन्च किया गया था, कब किस सन में आया था, ये भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे इससे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बिल किस बारे में है, हमने थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया ले लिया है। चलिए, मुख्य विचार, कोर कॉन्सेप्ट, इस जो बिल को लाने का पीछे क्या कोर कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या मुख्य विचार है, क्या धारणा है, क्या उद्देश्य है। क्लीन पॉलिटिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हमारी राजनीति है इसमें बेसिकली अकाउंटेबिलिटी और क्लीन पॉलिटिक्स को स्थापित किया जाए, इस उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। इसके पीछे 2-3 कॉन्सेप्ट, दो उद्देश्य हैं। पहला आपका है, देखिए, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर पीएम या मुख्यमंत्री सीएम या मिनिस्टर किसी सीरियस क्रिमिनल चार्ज में, यानी ऐसा अपराध जिसमें 5 साल, ये बहुत काम का है, ये क्वेश्चन बनेगा, है ना, ऐसा अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है और उसमें 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा हो, तब वह अपने पद पर नहीं रह पाएगा। 2 प्रावधान यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। पहला प्रावधान है कि अगर किसी मंत्री को सजा होती है जिसके अंतर्गत 5 साल, है ना, 5 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान हो, पहला। दूसरा, अगर वो 30 दिन या उससे ज्यादा जेल में रह चुका है ना, क्या है, 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा, है ना। इससे पहले जो हो चुका है कि भाई आप जेल में रहकर सरकार चला रहे थे, अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए, इसके बाद अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता और पब्लिक ट्रस्ट को भी यहाँ पर को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगर आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो,
आप पर अपराध सिद्ध हो चुका है, आप जेल में हो, सिद्ध नहीं हुआ अपराध, आप चूंकि जेल में हो, आपको गिरफ्तार किया गया है, आप कस्टडी में हो, उसके बाद भी आप सरकार चला रहे हो, तो ये गलत बात है। अब देखिए, जेल में रहकर कुर्सी बचाने की प्रैक्टिस अब खत्म हो जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा, जो केजरीवाल हमारे सीएम थे, उन्होंने जेल में रहकर सरकार चलाई, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। भविष्य में ऐसा ना हो, ये सरकार प्रयास कर रही है। संवैधानिक गैप, कॉन्स्टिट्यूशनल गैप, ये क्या है? देखिए, अभी जो आपका बिल लाया गया है, वो क्यों लाया गया है? इस बिल को, इस गैप को भरने के लिए, है ना। अब तक संविधान में ये साफ नहीं था, ये स्पष्ट कहीं लिखा नहीं था कि अगर कोई सीएम या पीएम या मिनिस्टर या कोई स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, जेल चला जाए तो क्या वह पद पर बना रह सकता है या नहीं। संविधान में इस पर कोई बात नहीं लिखी हुई है। ठीक, तो उसको क्लैरिफाई, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए इस बिल को लाया गया है। यही खाली इस जगह गैप भरने के लिए यह 130वां संशोधन लाया गया है कि भविष्य में अगर ऐसा होता है तो इस बिल के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखें, बिल की मुख्य प्रावधान की फीचर्स ऑफ द बिल क्या है। देखें, इसके सामने 4-5 पॉइंट है। पहला है ऑटोमेटिक रिमूवल, है ना। अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री जो है 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो पद से ऑटोमेटिक उसे हटा दिया जाएगा, या वो खुद इस्तीफा दे या उसे वहाँ से वो पद जो है रिक्त माना जाएगा। इसके बाद देखें, अगला आपका है संशोधित आर्टिकल्स, आर्टिकल 75, है ना, यूनियन मिनिस्टर की बात हो रही है इसमें। आर्टिकल 164, इसमें स्टेट के जो मिनिस्टर की बात हो रही है। और आर्टिकल 239A, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई मंत्री आते हैं तो उसके विषय में कहा गया। ठीक, तो कौन सा आर्टिकल किसके बारे में है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, 75 यूनियन मिनिस्टर के लिए है, 164 स्टेट के लिए, और जो आपका 239A है ये दिल्ली के लिए बना हुआ है। इसमें संशोधन किया गया है, ये आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए प्रोसीजर, क्या ऐसी प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट केंद्र में, अगर देखो, अगर कोई मंत्री हटता है तो अगर वो केंद्र में है तो राष्ट्रपति इस विषय में सलाह देगा कि भाई इस मंत्री पर कोई, इस मंत्री को गिरफ्तार किया गया है तो आप इसको पद से हटाइए या इसको पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सलाह देगा केंद्रीय मंत्री के विषय में। ठीक है, और अगर राज्य में ऐसा होता है, राज्य कोई मंत्री है तो गवर्नर की सलाह पर उसे हटाया जाएगा, एडवाइस के आधार पर हटाए जाएंगे। एडवाइस ना मिले, अगर राष्ट्रपति और गवर्नर अपनी एडवाइस ना दें तो भी 31वें दिन, 30 दिन के बाद अपने आप पद से हट जाएगा। किसी भी कंडीशन में 30 दिन के बाद उसे अपने पद को खाली करना पड़ेगा। ये सिंपल सा प्रावधान है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद में फोकस ऑन अरेस्ट नॉट कन्विक्शन, इसमें अरेस्ट पर फोकस किया गया है, कन्विक्शन पर नहीं। देखो क्या है, कन्विक्शन यानी अंतिम सजा अगर का इंतजार नहीं किया जाएगा, अरेस्ट और डिटेंशन ही काफ़ी। अगर किसी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है या डिटेंशन कर लिया जाता है तो उसी ग्राउंड पर उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। कन्विक्ट हुआ कि नहीं, मतलब कन्विक्शन होने का वेट नहीं किया जाएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि जो कोर्ट में जो केस चलते हैं वो केस काफ़ी लंबे चलते हैं। ठीक, तो कन्विक्शन, वो दोषी है या नहीं, इसका वेट नहीं किया जाएगा। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है उसके 30 दिन बाद उसे पद से इस्तीफा देना होगा। वो कन्विक्ट है या नहीं, इसका फैसला जब आएगा तब वो आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद में रीअपॉइंटमेंट, जेल से छूटने के बाद दोबारा नियुक्ति संभव है। अगर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में 4-5 साल बाद, जब भी 1 साल बाद अगर वो दोष मुक्त पाया जाता है तो दोबारा उसे अब पद पर आने की परमिशन इसमें दी गई है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखें हाल के उदाहरण, अभी के एग्जाम्पल सामने आए हैं। वाई नीडेड, देखो ये जो बिल आया गया है ये क्यों लाया गया है। अभी हाल ही में बहुत से एग्जाम्पल हुए हैं जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, जेल में रहकर सरकार चलाई, इसलिए इस बिल को लाया गया है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो काफ़ी फेमस हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी, है ना। 24 की बात है, दिल्ली सीएम को ईडी ने करप्शन केस में गिरफ्तार किया था लेकिन उन्होंने अपने पद नहीं छोड़ा, वो जेल से ही सरकार चलाते रहे। ये काफ़ी गलत था। अन्य केस की बात करें,
तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी और झारखंड के पूर्व सीएम, है ना, तो उन्होंने भी को अरेस्ट होने के बावजूद भी सत्ता में बने रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। यहीं से सवाल उठा, क्या जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है? क्या ये सही है? इसलिए इस बिल को लाया गया है। सरकार ने क्यों लाया बिल? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सरकार इस बिल को क्यों लेकर आई है, तो उसका पहला आंसर बनेगा कि भैया मोरल एक्सपेक्टेशंस, नेता का चरित्र बियॉन्ड सस्पिशन, है ना, संदेह से रहित होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए नेता के चरित्र पर, इसलिए इस बिल को लाया गया है। तो पहला मोरल एक्सपेक्टेशंस है ना, जो आपका चरित्र है वो संदेह रहित होना चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट, अगर नेता जेल में रहकर कुर्सी संभालेगा तो जनता का विश्वास डगमगाएगा। देखिए, अब वर्तमान में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड किया जाता है या उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन कोई मंत्री है उस पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इसको ट्रस्ट को बनाने के लिए इसको लाया गया। पॉलिटिकल रियलिटी, कई नेता गिरफ्तारी के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ते, ये बिल उन्हें बाध्य करेगा। अगला आपका है आलोचना और विवाद। इस बिल को लेकर क्या आलोचना है, क्या इस पर विवाद है? सबसे पहला इसको विवाद है प्री अजम्पशन ऑफ इनोसेंस, है ना। कानून कहता है, देखिए जो वर्तमान में कानून बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उसमें कहा गया है कि दोष सिद्ध होने तक निर्दोष। अगर किसी पर दोष लगता है, किसी पर केस होता है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा, है ना। दोष सिद्ध होने तक निर्दोष, तब तक उसे दोषी नहीं मानेंगे, उसको निर्दोष माना जाएगा। लेकिन ये जो बिल है इसके उल्टा है, कन्विक्शन का वेट नहीं किया जाएगा। अगर आप पर आरोप लगता है, आप गिरफ्तार होते तो आपको 30 दिन के बाद में आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, ठीक। तो कन्विक्शन के पहले ही आपको इसमें पनिशमेंट प्राप्त हो रही है, मिल रही है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है दोष सिद्ध होने तक निर्दोष मानने वाली, ये यहाँ पर कैंसिल हो रही है, इसको यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा, ठीक। तो प्री अजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सिद्ध नहीं होता। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल मिसयूज, इस बिल का लाने का एक खतरा ये भी है कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज होने की संभावना है ना। देखिए विपक्ष का आरोप है कि सरकार की जो एजेंसीज है ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके विरोधियों को जेल भिजवाकर सत्ता से हटा सकती है। तो देखिए संविधान में बहुत से ऐसे बिल हैं जिनका मिसयूज हो रहा है, यह पॉसिबल है, ये कॉन्सेप्ट तो वैलिड है। देखिए अगला है फेडरलिज्म, है ना। राज्यों की ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा क्योंकि सीएम भी एजेंसीज के टारगेट हो सकते हैं। देखिए अगर किसी राज्य में कोई सीएम है, उस पर दबाव है कि अगर मैंने सरकार की बात नहीं मानी तो मुझ पर कोई भी केस लगाकर ये मुझे जेल में डाल देंगे और मुझे अपने पद से हटा देंगे, तो ऐसे में सीएम जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो राज्य की जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसका जो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर राज्य जो है अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। अगला है पब्लिक मैंडेट, जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा उन्हें सिर्फ अरेस्ट के आधार पर हटाना, ये लोकतांत्रिक भावना के विपरीत लगता है। देखिए एक मंत्री को चुनना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। अब उसके बाद में आप सिर्फ किसी आरोप के दम पर, आरोप के बेस पर उसे हटा देते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस पर ये सवाल खड़े करता है। क्या एक सवाल के दम पर आपने किसी सीएम को, जो कि इतनी बड़ी प्रोसेस से चुना गया है, हटाना ठीक बात नहीं है। अगला आपका कॉन्सेप्ट है कि आंकड़े, फैक्ट क्या बोलता है। देखिए एक एडीआर रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो एडीआर जो रिपोर्ट है 24 की, इसमें लगभग 43% एमपीस एंड एमएलएस, है ना, जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या सीरियस ऑफेंस से जुड़ी हुई है। तो अगर ये बिल आता है और इसे लागू किया जाता है तो बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना होगा। दिल्ली का पहला केस पहली बार हुआ कि सीएम केजरीवाल ने जेल में रहकर सरकार चलाई। दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया हो और उसने अपने पद से इस्तीफा ना दिया हो, ये पहली बार हुआ है।
इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। अब देखिए ये जो बिल लाया गया है इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं। देखें, सबसे पहला तो आपको सामने लिखा हुआ है क्रेडिबिलिटी और मोरालिटी बढ़ेगी। देखो इससे क्या होगा ना कि जो जनता उसके मन में ये होगा कि जो मंत्री है वो कितना नैतिकता के आधार पर जिसने इस्तीफा दिया है तो कितना नैतिक आदमी है। और देखिए हमारे समाज में ही प्रथा है, अगर किसी पे आरोप लगता है तो उसे सिद्ध करना पड़ता है। और आप इतने बड़े पद पे हो और अगर आप पर कोई आरोप लगा है तो आपको उसको सिद्ध करना चाहिए। जब तक सिद्ध नहीं होता कि आप दोषी हो या नहीं हो, तब तक आपको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। तो ये इससे समाज में जो राजनीति है उसके प्रति जो है लोगों की भावना में थोड़ा सा एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी। जेल से शासन करने की जो लूप होल है वो खत्म होगा और पब्लिक ट्रस्ट मजबूत होगा, जो कि बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जो राजनीति है उसका जो गिरता स्तर है उससे काफ़ी इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है बिल के नुकसान। देखिए सबसे पहला है एजेंसीज का मिसयूज, यानी जो आपकी सीबीआई है, ईडी है, इसका मिसयूज होने का पूरा चांस है। से पॉलिटिकल वेंडेटा यानी कि राजनीतिक प्रतिशोध का खतरा बढ़ेगा। अगर आप किसी मुख्यमंत्री को, मिनिस्टर को लगता है कि हमारी बात नहीं मान रहा है या हमारे खिलाफ काम कर रहा है तो आप उसको बहुत ही आसानी से किसी भी अपराध में गिरफ्तार करवा लो और बाद में उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रावधान है ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके ये पॉसिबल है। ठीक, तो पॉलिटिकल वेंडेटा यहाँ पर पॉसिबल है, जो गलत बात है। अगला है ड्यू प्रोसेस। देखिए ड्यू प्रोसेस कमजोर होगा क्योंकि केवल अरेस्ट पर ही डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर अरेस्ट होने पर ही अगर कोई सीएम या मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना है, ये जो कॉन्सेप्ट इसमें कहा गया है, तो अगर कोई मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं और उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब इसके बाद की जो प्रोसेस है ना, वो जानने की कि वो दोषी है भी कि नहीं, इसकी स्पीड धीमी हो जाएगी। क्योंकि जो सरकार है वो चाहेगी कि जिस मिनिस्टर ने जो हमारी बात नहीं मान रहा था उसने इस्तीफा दे दिया है, अब वो दोषी है कि नहीं, इसको जानने की प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं सरकार धीमी करा देगी, ताकि जो है दोष सिद्ध उस पर हो या ना हो वो अपने पद पर वापस ना आ पाए। तो ये कहीं ना कहीं इसकी दिक्कत है। अगला है चुनी हुई सरकारें अस्थिर हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, सरकार जो है बहुत मुश्किल से बनती है, उसके बाद में अगर आप 30 दिन तक का जो आपका कॉन्सेप्ट लागू करते हो तो ऐसे में कोई सरकार स्थिर नहीं हो पाएगी। अब निष्कर्ष क्या है, जो कंक्लूजन वो ये बोलता है कि इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि जो बिल है ये कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिक्स है उसको साफ करेगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि लेकिन दूसरी तरफ ये है इनोसेंस प्रिंसिपल और फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में लागू है उसको ये कमज़ोर करेगा, उसको ये चैलेंज करेगा, है ना। अगर कोई सरकार सिर्फ इसलिए किसी को हटाती है कि वो हमारी बात नहीं मानता, सपोज करिए कि अगर कोई बंगाल में सरकार है और बंगाल के जो सीएम है वो केंद्र की बात नहीं मान रहा, तो केंद्र अगर किसी आरोप के तहत, है ना, बंगाल के सीएम को जेल में डाल देता है और उसके तहत उस सीएम को इस्तीफा देना पड़ता है, तो ये गलत है। ठीक, तो इसके अच्छे पक्ष भी है और इसका नेगेटिव ग्राउंड भी है। तो कहीं ना कहीं इस बिल को बैलेंस करना होगा, इसमें ऐसे प्रावधान को जोड़ना होगा इससे इसका मिसयूज पॉसिबल ना हो पाए भविष्य में भी। तो ये काफ़ी अच्छा बिल है, ये बिल काफ़ी शानदार है, बस इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अंत में दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट पास हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करिए और तत्काल प्रभाव से इसको आपको जो टेस्ट सीरीज़ को परचेज करिए। इसमें आपको सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ प्राप्त होंगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।